नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। मेरा नाम है अपर्णा और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट में आनुवांशिकता और वातावरण के बारे में, यानी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। तो अब चलिए ट्विंस यानी जुड़वा बच्चों के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे भी बनते हैं। तो देखिए, जो ट्विंस हैं वो दो टाइप के होते हैं। ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे दो तरह के होंगे, एक होंगे आइडेंटिकल और दूसरा होंगे फैटर्नल। ठीक है, उसमें मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम का संयोग होगा, उससे जाइगोट का निर्माण होगा, फिर फीटस के रूप में बच्चा आगे डेवलप होगा। हाँ, अब जो अगर ट्विंस पैदा हो रहे हैं उसमें आइडेंटिकल ट्विंस की सिचुएशन है, तो उसमें क्या होगा, सेम वही कि एक स्पर्म होगा, एक एग होगा, उन्हीं में जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, जो जाइगोट बन रहा है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब बना एक ही जाइगोट लेकिन वो दो जाइगोट में बदल गया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। इससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें जो जाइगोट का निर्माण हो रहा है वो उसे क्या कहते हैं, मोनोजाइगोटिक। अब आइडेंटिकल ट्विंस मतलब इसमें जो पैदा होने वाले बच्चे होंगे उनका सेक्स सेम होगा। क्या होगा, इसमें जो बच्चे पैदा होंगे उनका सेक्स सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर लड़का होंगे तो दोनों लड़का होंगे, लड़की होंगी तो दोनों लड़की होंगी। इसके अलावा उनका दिखना, चेहरा, फेस, इवन इनके इंटरेस्ट भी बहुत हद तक सिमिलर ही होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होगा, उनका फेस सेम होगा, रंग रूप दिखना सेम होगा, उनके इंटरेस्ट सेम होंगे और उनका सेक्स यानी जेंडर भी सेम होगा। बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की, ये क्या होते हैं। तो देखिए, जब फ्रेटर्नल ट्विंस मतलब वो जुड़वा बच्चे जो दो स्पर्म और दो एग के संयोग करने से मिलकर बने हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, दो जाइगोट यानी दो संयुक्त कोश का निर्माण होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक। क्या कहते हैं, डाइजाइगोटिक कहते हैं। इसमें दो जाइगोट या संयुक्त कोश का निर्माण होता है और दो स्पर्म सेल और दो एग से जो है ट्विंस पैदा होते हैं। अब इसमें जो पैदा होने वाले बच्चे हैं जरूरी नहीं है कि वो सेम सेक्स के हों। मतलब वो हो सकता है कि लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, या ये भी हो सकता है कि एक लड़का हो और एक लड़की हो, और इसमें पैदा होने वाले बच्चों के इंटरेस्ट या उनका फेस जो भी है वो सब सिमिलर नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको अच्छे से आई थिंक आपके अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं वंशानुक्रम के नियम के बारे में। तो वंशानुक्रम के कुल 3 नियम हैं, हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम है जिसमें समानता का नियम यानी लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। तो समानता का नियम क्या कहता है, ये कहता है जैसे माता पिता वैसी संतान, यानी लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। मतलब अगर माता पिता बुद्धिमान हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो बच्चा क्या होगा, वैसा ही बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट होगा। और अगर माता पिता अल्प बुद्धि हैं तो जो बच्चा है उसमें भी क्या होगा, वो अल्प बुद्धि होगा। या दिखने में अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा लंबा हो जाएगा, माता पिता की हाइट कम है तो बच्चा हाइट में कम हो जाएगा। यानी माता पिता जिस तरह के हैं ठीक उसी तरह, यानी लाइक बिगेट्स लाइक, यानी जैसे माता पिता होंगे ठीक उसी तरह का बच्चा होगा, चाहे वो दिखने में हो या जो है वो अपने सोच समझने तर्क शक्ति में हो, पूरी तरह से वो अपने माता पिता जैसा ही होगा। इसी को हम कहते हैं समानता या लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। वंशानुक्रम का जो नियम है वो है विभिन्नता का नियम यानी लॉ ऑफ वेरिएशन, जो लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस से यानी समानता के नियम से एकदम उलट है। अब ये क्या कहता है, ये नियम कह रहा है कि इसमें जो बच्चा है वो अपने माता पिता के समान ना होके बल्कि उनसे भिन्न होगा। लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस क्या कह रहा था कि जैसे माता पिता वैसे ही संतान, मतलब दिखने में, नेचर में, प्रकृति, स्वभाव सब जो है माता पिता जैसा। लेकिन लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस कह रहा है, विभिन्नता का नियम क्या कह रहा है कि इसमें जैसे माता पिता होंगे बच्चा उनका उलट होगा, उनसे भिन्न होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो जो सोरेनसन है इसको याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने इसके बारे में बताया है, सोरेनसन ने बताया है। तो उन्होंने कहा कि माता पिता से बच्चे का भिन्न होना
ये किसी कारणवश है। वो कारण क्या है? इन विभिन्नताओं के कारण जो बच्चा माता पिता से विभिन्न है, अलग तरह का है, उसका कारण क्या है कि जो माता पिता हैं यानी जो पेरेंट्स हैं उनके उत्पादक कोशों की विशिष्टताएं हैं। उत्पादक कोश यानी जर्म सेल्स। उत्पादक कोश यानी जर्म सेल्स कैसे क्या होते हैं? उत्पादक कोश में क्या पाए जाएंगे? डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स। क्या पाए जाएंगे? अलग अलग तरह के जीन्स पाए जाते हैं। वही जो है अलग अलग तरह के वो जीन्स मिलकर ही अलग तरह के बच्चे या संतान का निर्माण करते हैं। तो आप समझ गए, विभिन्नता का नियम ये बताता है कि जैसे माता पिता होंगे उनसे जो उनकी जो संतान होगी वो उनसे भिन्न होगी। ऐसा क्यों होगा? सोरेनसन ने इसकी स्टडी की और बताया उसका कारण उत्पादक कोश हैं, क्योंकि उत्पादक कोश में अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं और ये जीन्स जब आपस में मिलते हैं तो इन अलग अलग तरह के जीन्स के मिलने के कारण ही कभी कभी माता पिता से भिन्न बच्चे का निर्माण भी हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं आनुवांशिकता के अपने तीसरे नियम को, और जो कि आखिरी नियम है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रत्यागमन का नियम यानी लॉ ऑफ रिग्रेशन। अब ये क्या कहता है, इसको आप इस तरह से समझिए कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जिनके माँ बाप बहुत लंबे हैं, मतलब जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो उन बच्चों की क्या हाइट क्या है, वो लंबे तो होते हैं लेकिन अपने माँ बाप जितने लंबे नहीं होते। या कुछ बच्चे आप देखे होंगे कि उनके माँ बाप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लेकिन वो उनका इंटेलिजेंस लेवल अपने माँ बाप जितना नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा जिस वजह से हो रहा है वो बता रहा है आपका प्रत्यागमन या रिग्रेशन का जो लॉ है वो बता रहा है। अब ये रिग्रेशन का लॉ क्या कहता है कि हर एक गुण में यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें औसत की ओर जाने वाली प्रवृत्ति होती है। कहां की तरफ जाने वाली? औसत की तरफ, यानी मूविंग टुवर्ड्स एवरेज। मूविंग टुवर्ड्स एवरेज यानी हर एक गुण में औसत की ओर जाने वाली प्रवृत्ति है। इसी कारण जिन बच्चों के माँ बाप बहुत ज्यादा लंबे होते हैं वो कभी कभी एवरेज हाइट ही पा पाते हैं, अपने माँ बाप जितने लंबे नहीं हो पाते। या जिन बच्चों के माँ बाप बहुत इंटेलिजेंट होंगे वो उनका इंटेलिजेंस लेवल ठीक ठाक होता है पर अपने माँ बाप जितना नहीं हो पाता। क्यों? वो बताता है आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन, जो बताता है कि हर एक गुण में एवरेज की ओर जाने की टेंडेंसी पाई जाती है, यानी औसत की ओर पाए जाने की टेंडेंसी पाई जाती है। देखते हैं किस तरह वंशानुक्रम किसी बालक के जो उसका डेवलपमेंट यानी विकास होना है उस पर जो है असर डालता है या उसको किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है। तो देखिए वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी, जब मैं आपको इसके बारे में पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया कि बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास हो रहा है, यानी वो दिखने में कैसा है, लंबा है या स्किन कलर कैसा है, आई कलर कैसा है, बाल कैसे हैं, सिर्फ यही उसका वंशानुक्रम डिसाइड नहीं करता, बल्कि वो कैसा है, सोशल है, इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, शाई है, या किस तरह से खुद को लोगों के सामने लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करता है, वो सारी चीजें यानी जिसे हम देख सकते हैं, यानी जो विजिबल हैं चेंजेस और वो चेंजेस जो आपके मन के अंदर हैं जो विजिबल नहीं है पर हैं, ये सब का असर वंशानुक्रम एक बच्चे के डेवलपमेंट पे डालता है। इस तरह आप इसको देख के इस चार्ट को समझ सकते हैं कि जो हेरिडिटी है वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में यानी उसके शारीरिक, मानसिक, लंबाई चौड़ाई, चारित्रिक, सामाजिक हर तरह के विकास पे जो है वो अपना प्रभाव डाल रही है। अब चलिए पढ़ते हैं हम वातावरण या एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखिए वातावरण या एनवायरनमेंट क्या है? हेरिडिटी को आप छोड़ दें, वंशानुक्रम को छोड़ दें अगर, तो उसके अलावा जो कुछ भी हमारे चारों तरफ है वो सब क्या है? एनवायरनमेंट है, वातावरण है। यानी वातावरण का क्षेत्र क्या होगा? बहुत व्यापक, बहुत ब्रॉड, बहुत ही विस्तृत हो गया कि हमने वंशानुक्रम या आनुवांशिकता को छोड़ दिया तो इसके अलावा जो कुछ बचा वो सब किस में आएगा? एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे आप किस कंट्री में पैदा हुए, आप किस जगह पे रह के
बड़े हुए या किस स्टेट में बड़े हुए, किस डिस्ट्रिक्ट में रहे, उसमें आप किस स्कूल में पढ़े, आपके दोस्त कैसे थे, आपके टीचर कैसे थे, आप कौन से गेम खेलते थे, आपके जो पड़ोसी कैसे थे, ये सब क्या है, आपका वातावरण है। यानी अगर आप हेरिडिटी को छोड़ दें तो जितना सब बचता है वो क्या है, आपका वातावरण है। इस तरह वातावरण का क्षेत्र क्या हो गया, बहुत व्यापक, बहुत विस्तृत, बहुत एक बड़ा हो गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि वातावरण में वे सभी बाह्य शक्तियां, प्रभाव व परिस्थितियां शामिल हैं जो किसी प्राणी के व्यवहार और बहुपक्षीय विकास को प्रभावित करती हैं। बहुपक्षीय विकास मतलब आपका शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, यानी हर तरह की आपकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है वो किससे इन्फ्लुएंस होगी, आपके एनवायरनमेंट से। डायरेक्ट किससे इन्फ्लुएंस होगी, आपके एनवायरनमेंट से। अब एक कैसी होगी, चलिए इसको पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं हम लोग वातावरण के प्रकार, कि कितने प्रकार का होता है। तो देखिए वातावरण दो प्रकार का है, आंतरिक वातावरण और बाह्य वातावरण। जैसे आप पढ़ेंगे कि ये दो प्रकार का है, जैसे भौतिक और मनोवैज्ञानिक, ये भी कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आप इस वातावरण को अगर इस तरीके से समझें तो वो ज्यादा बेहतर है, आंतरिक और बाह्य वातावरण के रूप में। तो देखिए आंतरिक वातावरण में क्या आता है, ये जब आप माँ के गर्भ में हैं, ये कब, जब आप माँ के गर्भ में हैं, तो गर्भ के समय जब आप अपनी माँ के गर्भ में हैं तब कौन कौन सी परिस्थितियां आ रही हैं, वो आता है आंतरिक वातावरण में। अब बाह्य वातावरण को दो में डिवाइड किया गया, भौतिक और सामाजिक। सामाजिक में ही आपका जो है मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा और सांस्कृतिक भी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, एक तो इसमें सांस्कृतिक आ जाएगा और इसमें आपका मनोवैज्ञानिक भी आ जाएगा। ठीक है। अब भौतिक वातावरण में क्या आता है, वो जो प्रकृति, नेचर है, वो किस में आएगा, आपका भौतिक में। भौतिक में क्या आएगा, प्रकृति, वो जो आपको सीधा सीधा आप किस जगह पे रह रहे हो वो जो इम्पैक्ट करता है वो भौतिक वातावरण में आता है। और सामाजिक में मतलब आप किस रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हो, कौन सी प्रथाएं फॉलो कर रहे हो, वो किस में आ जाएगा, सामाजिक में। मतलब सांस्कृतिक, आपकी जो भी रीति रिवाज प्रथाएं हैं वो किस में आ जाएगा, सांस्कृतिक में आ जाएगा। और मनोवैज्ञानिक, इनसे जो आप पे असर पड़ रहा होगा कि आप किस समाज में रह रहे हो, किस तरह के रिचुअल्स फॉलो किए जा रहे हैं। तो इस तरह वातावरण को हमने दो भागों में बांट दिया, आंतरिक यानी जब आप माँ के गर्भ में थे तब का वातावरण, और बाह्य को दो प्रकार से, भौतिक और सामाजिक को बांट दिया। भौतिक मतलब किस प्रकृति में किस तरह के प्राकृतिक वातावरण में आप रह रहे हैं वो, और सामाजिक को जिसमें आप किस तरह की रीति रिवाज या प्रथाओं को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे कल मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक आप सब अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी मैंने क्लास ली उससे कुछ समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में, जान पहचान वालों में शेयर भी करें, जिससे वो भी पढ़ सकें, सीख सकें, नौकरी पा सकें। तो हम आपसे मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार।